हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के अंदर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस तरीके से होंगी और हम इस सिस्टम का सॉल्यूशन किस तरीके से कर पाएंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है वो है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं, x, y और z। और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा हमें तीनों ही इक्वेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट भी होते हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे क्रैमर रूल से। तो देखिए हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, तो हमें इनका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने का मतलब हमारे पास x, y और z की वैल्यू हम किस तरीके से क्रैमर रूल से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें यूज करना है डेल वन अपॉन डेल, और y इज इक्वल टू यूज करना है डेल टू अपॉन डेल, एंड z इज इक्वल टू डेल थ्री अपॉन डेल हमें यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लेने जा रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास किससे आएगी, डेल वन अपॉन डेल से, y की वैल्यू आएगी डेल टू अपॉन डेल से, और z की वैल्यू आएगी डेल थ्री अपॉन डेल से। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये डेल हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेल क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। किसका डिटर्मिनेंट है हमारे पास, डेल जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट का क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं x, y और z के, ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स होंगे किसके, इस डेल वाले डिटर्मिनेंट के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। और क्या बनेंगे, तीनों रोज बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेल कहां से आएगा, डिटर्मिनेंट होगा जिसके एलिमेंट किसके एलिमेंट्स होंगे या वैल्यूज क्या होगी इनकी, वो होंगे हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल x, y, z इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स में, ठीक है। तो यहां से अब आप देखें जो हमने क्या यूज करे हैं, डेल वन, डेल टू और डेल थ्री, वो हमारे पास क्या है यहाँ पे। तो अब आपको अच्छे से समझना है कि जब हम डेल वन को यूज करने जाएंगे तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम है, यानी वन किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सारे के सारे कांस्टेंट्स आएंगे जो हमारे पास इक्वेशन में कहां पे होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं, d1, d2 और d3। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आएंगे, कांस्टेंट्स आएंगे किसमें, फर्स्ट कॉलम के अंदर, और बाकी के सारे कोफिशिएंट सेम बने रहेंगे। तो जब भी हम डेल वन लिखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट्स को लिखेंगे, और बाकी एज इट जो डेल में हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, वो एज इट लिखे जाएंगे। ऐसा ही हम किस में लिखेंगे, डेल टू में। डेल टू में क्या लिखेंगे, सेकंड कॉलम में कांस्टेंट लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, सेकंड कॉलम में। और फर्स्ट और थर्ड कॉलम में वही हमारे पास क्या आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे जो हमारे पास डेल के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, डेल थ्री की। जो डेल थ्री डिटर्मिनेंट लेंगे उसके अंदर थर्ड कॉलम के अंदर क्या आएंगे, कांस्टेंट्स आएंगे। कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। और फर्स्ट और सेकंड कॉलम में हमारे पास वही कोफिशिएंट रहेंगे जो हमारे पास डेल के अंदर बने हुए हैं। तो इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से डेल यानी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे।
डिटर्मिनेंट डेल वन, डिटर्मिनेंट डेल टू और डिटर्मिनेंट डेल थ्री, ये हम फाइंड कर लेंगे। और जब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी तो हम कहां पे वैल्यूज को पुटअप करेंगे, x इज इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल ए, यानी डेल वन जो डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आएगा उसको अपन डेल डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की। ऐसा ही हम किस में करेंगे, y के लिए करेंगे, और ऐसा ही हम किसके लिए करेंगे, z के लिए। और y में क्या होगा, डेल टू अपॉन डेल होगा, और z में क्या होगा, डेल थ्री अपॉन डेल। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्रैमर रूल होता है वो क्या होता है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल हमें गिवन होगा। ठीक है, इक्वेशंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और उन वेरिएबल्स के साथ क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनसे हम क्या बनाएंगे, यहां पे डेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डेल बनाएंगे। ठीक है, और डेल वन किससे बनेगा, डेल वन यानी वन आ रहा है तो फर्स्ट कॉलम के अंदर सारे के सारे कांस्टेंट यूज करने हैं, और बाकी दोनों कॉलम्स में हम क्या यूज करेंगे, यहां पे कोफिशिएंट्स यूज करेंगे। ठीक है, डेल टू में सेकंड कॉलम में कांस्टेंट आएंगे, बाकी क्या आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे। डेल थ्री में हमारे पास क्या आएगा, थर्ड कॉलम में क्या आएंगे, कांस्टेंट्स आएंगे, बाकी हमारे पास क्या आएंगे, दोनों कॉलम्स के अंदर कोफिशिएंट्स आएंगे, किसके, एक्स एंड वाई के। ठीक है, जब हम ऐसा फाइंड कर लेते हैं तो हम यहां से x इज इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल से x की वैल्यू आ जाएगी, डेल टू अपॉन डेल से y की वैल्यू आ जाएगी, और डेल थ्री अपॉन डेल से z की वैल्यू आएगी। अब हम देखो यहां पे इसके नोट डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या नोट है, इसको हमें बड़े अच्छे से डिस्कस करना है और याद रखना है कि कौन कौन सी कंडीशन कब कब बनेगी और कैसे कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोट फर्स्ट के अंदर कि जब हम डेल की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो डेल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है। क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यानी डेल की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो नहीं है तो हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, और यहां पे सॉल्यूशन भी हमारे पास कैसा आएगा, यूनिक आएगा। यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। अब आप इसको अच्छे से समझना कि डेल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डेल वन, डेल टू एंड डेल थ्री, तीनों के तीनों हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्योंकि आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डेल वन अपॉन डेल आएगी, तो ये तो नॉट इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए। तो डेल वन कितना है, जीरो है, और डेल हमारे पास जीरो नहीं है, तो डेल हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ऐसे ही डेल टू अपॉन डेल से वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और डेल थ्री अपॉन डेल से हमारे पास जेड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्स भी जीरो हो गया, वाई भी जीरो हो गया, और जेड भी हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। ऐसे केसेस में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा कैसा आएगा, जीरो सॉल्यूशन आएगा। तो जीरो सॉल्यूशन कब आता है हमारे पास, जब डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल वन, डेल टू एंड डेल थ्री इज इक्वल टू जीरो, तीनों के तीनों हमारे पास कैसे होंगे, जीरो होंगे। तो ये जीरो सॉल्यूशन है। तो जीरो सॉल्यूशन को भी हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन ही काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, जीरो सॉल्यूशन को भी हम क्या काउंट करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन ही काउंट करते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या आता है, जीरो सॉल्यूशन भी आता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप कोई ध्यान रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जीरो सॉल्यूशन कब होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जब हमारे पास डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल वन, डेल टू एंड डेल थ्री इज इक्वल टू हमारे पास तीनों ही क्या हो जाए, जीरो। तो वो सिस्टम कैसा होगा, उस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा, और वो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब इसमें देखिए बी पार्ट में कि डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल वन, डेल टू, डेल थ्री इज नॉन जीरो, यानी हमारे पास इन तीनों डेल के अंदर कम से कम एक नॉन जीरो हो,
यानी कम से कम एक तो कम से कम जीरो ना हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आएगा, एक फिक्स सॉल्यूशन आएगा। फिक्स सॉल्यूशन का मतलब आप समझें कि डेल वन की वैल्यू मान लो जीरो नहीं है हमारे पास। किसकी वैल्यू नहीं है, जीरो। डेल वन की वैल्यू जीरो नहीं है और डेल भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू आई। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आएगी, एक फिक्स वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वाई की, वो भी एक फिक्स वैल्यू आएगी और जेड की वैल्यू भी क्या आएगी, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। तो वो भी हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन ही होंगे। तो इसलिए हमने फर्स्ट जो पार्ट है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। कौन सी में, ए में और बी में। कि बस सिर्फ आपको क्या डिफरेंस ध्यान रखना है कि हमारे पास डेल तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना, दोनों ही केसेस में ए और बी के अंदर। बट फर्स्ट में तीनों के तीनों डेल वन डेल टू डेल थ्री जीरो हैं, तो जीरो सॉल्यूशन है। अगर इनमें से कोई एक भी जीरो नहीं है तो हमारे पास कोई फिक्स्ड सॉल्यूशन आएगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन में आप देखें कि अब हमारे पास पहले केसेस में क्या था, डेल जीरो नहीं था, यहां पे क्या हो जाए, डेल जीरो है। ठीक है, और तीनों डेल वन डेल टू और डेल थ्री ये तीनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, नहीं जीरो है। तो डेल भी जीरो है और ये तीनों डिटर्मिनेंट भी क्या है हमारे पास जीरो है। उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि डेल वन अपॉन डेल किसकी वैल्यू है हमारे पास, एक्स की है। डेल टू अपॉन डेल किसकी वैल्यू है, वाई की। डेल थ्री अपॉन डेल किसकी वैल्यू है, जेड की। तो तीनों ही वैल्यूज हमारे पास कैसी आएंगी, जीरो बाई जीरो फॉर्म आएंगी। तो ऐसे केसेस में हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब डेल भी जीरो होता है, डेल वन डेल टू डेल थ्री, यानी चारों ही हमारे पास अगर जीरो होंगे तो हम क्या कहेंगे कि कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, और जब हमारे पास सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या थी, सेकंड कंडीशन थी। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड कंडीशन में देखिए हमारे पास डेल की वैल्यू जीरो है, बट लीस्ट वन ऑफ डेल वन डेल टू डेल थ्री इज नॉन जीरो। यानी ये हमें कहना चाह रहा है कि डेल तो आपके पास क्या है, जीरो है, बट हमारे पास डेल वन डेल टू एंड डेल थ्री इनमें कम से कम एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, जब हमारे पास ऐसा है कि कम से कम एक तो जीरो नहीं हो डेल वन डेल टू और डेल थ्री में, ठीक है, उस केसेस में यानी डेल भी जीरो है और इनमें से कम एक जीरो नहीं है, यानी नॉन जीरो है, उस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये हमने मैट्रिक्स मेथड में भी पढ़ा है। ठीक है ना, तो यहां पे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि नो सॉल्यूशंस के अंदर जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसकी कंडीशन क्या होती है कि डेल की वैल्यू जीरो होती है और डेल वन डेल टू और डेल थ्री में एटलीस्ट कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए। उस केस में हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशंस होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट हमारे पास क्या होगा, सिस्टम होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन की। तो देखो फोर्थ कंडीशन में ट्राइवियल सॉल्यूशंस है हमारे पास। कैसे सॉल्यूशंस हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशंस हैं। तो ट्राइवियल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल दोनों ही सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर कांस्टेंट सारे के सारे कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जब हमारे पास सारे कांस्टेंट जीरो होंगे तो ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास डेल वन डेल टू और डेल थ्री हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे।
क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि जब हम डेल वन लेंगे तो एक कॉलम में जितने भी कांस्टेंट वो सारे के सारे क्या हो गए, जीरो। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के एक कॉलम या एक रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो। तो जब हम उस डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो। तो इसका मतलब हमें ये पहले तो ये समझना है कि ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। और जब हमारे पास सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है, तो उस सिस्टम में हमारे पास डेल वन, डेल टू और डेल थ्री की जो वैल्यूज है वो ऑलवेज हमारे पास क्या होंगी, जीरो। अब रही बात किसकी, डेल की। अब अगर हमारे पास डेल कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये तीनों तो वैसे ही जीरो है, तो डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल वन, डेल टू और डेल थ्री क्या है, जीरो है। तो ऐसे सिस्टम के जो सॉल्यूशंस हैं होमोजीनियस के, वो कैसे होंगे, ट्राइवियल सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, ट्राइवियल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ट्राइवियल सॉल्यूशंस की कंडीशन हमें पता लग गई कि डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल वन, डेल टू और डेल थ्री क्या होंगे, हमारे पास जीरो होंगे। अब नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस की कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि डेल की वैल्यू भी जीरो होगी और डेल वन, डेल टू और डेल थ्री ये भी हमारे पास क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसे केसेस में यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स हमारे पास कैसे सॉल्यूशंस रखता है, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस रखता है। तो यहां पे दोनों कंडीशंस के लिए हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारी हमें जो कंडीशंस जो हमने पढ़ी हैं अभी, वो सारी की सारी हमें क्या करनी है, रिवाइज करनी है और इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पिछले सालों में मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो इन कंडीशंस के ऊपर, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या है पिछले सालों में रिपीट हुए हैं और इन्हीं कंडीशंस के ऊपर क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है, याद रखनी है और रिवाइज करते रहना है बार बार में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमें क्या कहा जा रहा है इसके अंदर कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। एक हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें इसको क्रैमर रूल्स की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्रैमर रूल क्या कहता है कि आप डेल की वैल्यू फाइंड करो, डेल वन की वैल्यू, डेल टू की और डेल थ्री की। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल की। तो डेल हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे देखो ये कोफिशिएंट्स ऑफ क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब हम सारे के सारे कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है, 1, 2 और 3। यहाँ पे क्या है, 2, 1 और 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, 1, 1। तो ये हो गया 1, 1, 1। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ से। तो देखो डेल इज इक्वल टू, इस डिटरमिनेंट को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0, ये हमारे पास आ गया -2 और ये हमारे पास कितना आ गया, 3। तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई यहाँ पे। तो ये हमने क्या सॉल्व कर लिया, डेल सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, डेल वन की तरफ। डेल वन हमें क्या कहता है कि फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लेना है, कांस्टेंट्स लेने। ठीक है, क्या लेने हैं, कांस्टेंट्स लेने हैं। तो देखो हमने फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो इक्वेशन में कांस्टेंट थे वो हमने यहाँ लिए, -5, -7 और 0। और पहले वाले कोफिशिएंट्स डिटरमिनेंट में जो थे वो हमने क्या रख लिए, सेम रख लिए यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप सॉल्व करने पे डेल वन की वैल्यू क्या आएगी, -5 इंटू 1 माइनस 1 -2 इंटू -7 माइनस 0 प्लस 3 इंटू -7 माइनस 0। तो डेल वन हमारे पास कितना हो गया, 0 प्लस 14 माइनस 21। तो डेल वन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -7। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, डेल वन की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल टू की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल टू में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, डेल टू। और डेल टू में हमें ध्यान रखना है सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट्स आ जाएंगे। तो सेकंड कॉलम में हमने देखो कांस्टेंट डाल दिए, -5, -7 और 0। और ये सारे के सारे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। अब हम इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो डेल टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 इंटू -7 माइनस 0 प्लस 5
2 - 1 + 3 0 + 7, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई -7 + 5 + 21। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास del 2 की वैल्यू हो गई 26 - 7, तो del 2 हमारे पास कितना आ गया 19 आ गया। तो ये वैल्यू किसकी हो गई del 2 की। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी del 3 की। तो यहाँ पे देखें del 3 के अंदर हमारे पास थर्ड जो कॉलम है हमारे पास उसमें सारे के सारे क्या आने चाहिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डाल दिए हमने -5 - 7 और 0। बाकी हमारे पास क्या है कोफिशिएंट्स हैं किसके वेरिएबल x और y की। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय आप देखें del 3 इज इक्वल टू कितना है 1 × 0 + 7 -2 × 0 + 7 -5 × 2 - 1। इसको कैलकुलेट करते ही हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 7 - 14 - 5। अब हमारे पास जो del 3 है वो हमारे पास कितना हो गया -19 + 7 हो गया, और del 3 की वैल्यू कितनी हो गई -12। ठीक है, अब हमने del 1 भी फाइंड कर लिया, del 2 भी फाइंड कर लिया और del 3, और साथ में सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया del। अब हमारे पास तीनों ही वैल्यू del 1 del 2 del 3 की आ गई और del की भी आ गई। अब हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे x y और z की। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी del 1/del, तो -7/1 माइनस के 7। y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी del 2/del, तो 19/1 यानी 19, और z की वैल्यू होगी del 3/del इज इक्वल टू -12/1 यानी -12। तो इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को क्या कर लेंगे क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, जो हमारे पास क्या वैल्यू देगा x y और z की वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू of k for which the set of equation has a non-trivial solution। ठीक है ना, कैसा सॉल्यूशन है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, और द सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें पहले तो क्या ध्यान रखना है कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है वो हमने लिख लिया है यहाँ पे जो हमें गिवन है। यहाँ पे देखने पे आपको लग रहा है देखो कांस्टेंट सारे के सारे क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है होमोजीनियस है, और होमोजीनियस होगा तभी तो हम क्या कह सकते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है डेल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्या होती है 0। तो और डेल हमारे पास क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहां पे क्या है फर्स्ट रो में 1k और 3, 1k 3, सेकेंड रो से 3k और -2, थर्ड रो से 2 3 और -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया डिटरमिनेंट आ गया, और इसकी वैल्यू क्या है 0 होती है। अब हम इसको क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो आप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो यहां से हमारे पास क्या हो गया 1 × -4k + 6 और -k × -12 + 4 + 3 9 - 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास क्या है -4k + 6 + 8k + 27 - 6k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि -4k और -6k -10k + 8k + 33 इज इक्वल टू 0। तो -2k + 33 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया हमारे पास। तो 2k इज इक्वल टू 33, तो फाइनल वैल्यू जो हमारे पास k की आई वो हमारे पास कितनी आई 33/2। यही हमारे पास कैसी वैल्यू है रेशनल वैल्यू है किसकी k की। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के क्या फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें सॉल्यूशन के बारे में पता है कि वो सॉल्यूशन कैसा है ट्राइवियल है नॉन ट्राइवियल है। ठीक है ना, तो अब यहां से हम क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे फाइंड की। ठीक है, अब देखें आप थर्ड एग्जाम्पल में हम चलते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें पूछा जा रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है इनकंसिस्टेंट है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो जो सिस्टम हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट हमारे पास कैसा होता है जब हमारे पास नो सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं नो सॉल्यूशंस, और नो सॉल्यूशंस में हमें पता है कि डेल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसमें भी क्या होती है डेल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है,
तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन है k प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 3, इसमें x और y नहीं है। और इसमें थर्ड में 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसमें y की टर्म नहीं है। तो ये हमारा सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट जो सिस्टम होता है उसमें हमारे पास डेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब जब डेल 0 है तो हमें पता है डेल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहां पे देखिए फर्स्ट रो के अंदर 1, 2 और -3, सेकेंड रो के अंदर सिर्फ z है, इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू है, बाकी x और y का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। और ये क्या आएगा, k प्लस 3। इसके अंदर x का जो कोफिशिएंट है वो 2k प्लस 1 है, y है नहीं तो ये 0 हो गया, और z का कोफिशिएंट कितना है, 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को। जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 1 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2k प्लस 1 k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो फैक्टर हैं, तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, -3। अगर हमें सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें दोनों में से a की वैल्यू, तो हम उसी वैल्यू पे टिक करेंगे। अगर मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, -3 और माइनस के 1/2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर इनकंसिस्टेंट है, नॉन ट्राइवियल है या ट्राइवियल सॉल्यूशंस है, और उसके अंदर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है या लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो सब हम इसके जो नोट्स लिखे हुए हैं या क्रैमर रूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके सॉल्यूशंस की जो कंडीशंस हैं, उन सब को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लें और इन कंडीशंस को याद कर लें। ओके।